2025 के एंड पर पर्सनल इन्वेस्टर के लिए सिचुएशन बहुत ही कंफ्यूजिंग हो गई है। निफ्टी 50, यूएस का S&P 500, नैस्डैक कंपोजिट, गोल्ड, सिल्वर, ये सारे एसेट अपने पीक के आसपास हैं और ओवर वैल्यूएशन का रिस्क डिस्कस हो रहा है। कोई एक्सपर्ट ग्लोबल बबल की बात कर रहा है तो कोई क्रैश की वार्निंग दे रहा है। ये सच है कि ये सारे एसेट क्लास ओवर वैल्यूड होना एक स्ट्रेंज फिनोमिना है और हिस्ट्री में ऐसा इवेंट बहुत ही रेयर हुआ है। नो डाउट बहुत सारे अपोजिट व्यूज हैं। कोई कहता है गोल्ड क्रैश होगा तो कोई कहता है इक्विटी। यहाँ अपोजिट व्यूज इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि हर ओपिनियन के पीछे एक सॉलिड डेटा भी है। ऐसे में जब इकोनॉमिक्स के गुरु कंप्लीटली अलाइन नहीं है तो एक कॉमन इन्वेस्टर क्या करे? तो ऐसे में हमें खुद ही कुछ डेटा एनालिसिस करके एक लॉजिकल फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा और रादर देन फोकसिंग ऑन प्रिडिक्टिंग 2026 एक पोर्टफोलियो बेस्ड अप्रोच बनानी पड़ेगी। यहाँ कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज अप्लाई करनी जरूरी है जिससे कि किसी भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में हम अपने पोर्टफोलियो को एक्सट्रीम रिस्क में ना डालते हुए सिचुएशन को अपने बेनिफिट में यूज कर सकें। अब मार्केट को प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते हैं बट पोर्टफोलियो प्रिपेयर करना तो हमारे कंट्रोल में है। जो लोग मुझे कुछ टाइम से फॉलो कर रहे हैं वो जानते होंगे कि एक साल पहले मेरा पोर्टफोलियो 85% इंडियन इक्विटीज में था। मैंने 7-8 महीने पहले गोल्ड में डाइवर्सिफिकेशन शुरू किया और फिर 3-4 महीने पहले यूएस स्टॉक्स में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट शुरू किया और आज के टाइम में मेरा पोर्टफोलियो 79% इंडियन इक्विटीज, 8% गोल्ड, 2% ग्लोबल स्टॉक्स और ETF और 11% डेट में है। बट क्या ये एक परफेक्ट पोर्टफोलियो है या मुझे 2026 में कुछ चेंज करना चाहिए? इस वीडियो में मैं ये कवर करूंगा और इससे शायद आप लोगों के सवालों का भी कुछ जवाब मिल जाएगा। हेलो जी, माय नेम इज अमित उपाध्याय एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने एक लंबे कॉर्पोरेट करियर के बाद फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव की है और इस चैनल के थ्रू मैं अपनी लर्निंग आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं। तो इस वीडियो के लिए हम डोमेस्टिक इक्विटीज, ग्लोबल इक्विटीज, स्पेसिफिकली यूएस टेक और गोल्ड को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे और ये समझेंगे कि 2026 में इनका इंडिविजुअल प्रोस्पेक्ट कैसा है और एक बैलेंस पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए। हम एंड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अपॉर्चुनिटी फंड के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि गेम चेंजर हो सकता है। इस सेक्शन में मैं पहले वाई पार्ट डिस्कस करूंगा और फिर एक्शनेबल स्टेप्स बताऊंगा। अगर आप मार्केट के फंडामेंटल्स को सीखना चाहते हैं तो वाई पार्ट को भी देखिए, वरना आप चाहे तो इस सेक्शन को आप स्किप भी कर सकते हैं। वीडियो में मैंने टाइम स्टैम्प्स डाले हुए हैं तो ये आसान है, बट आई एश्योर यू कि अगर आप थोड़ा सा पेशेंस से फॉलो करेंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले इंडियन इक्विटीज से शुरू करते हैं। 26 सितंबर 2024 को निफ्टी 50 ने 26,178 के नंबर पे क्लोज किया था। अब ऑलमोस्ट 15 महीने के बाद मार्केट लगभग उसी लेवल के आसपास है। हो सकता है ये वीडियो रिलीज होने के आसपास तक न्यू हाइट्स बन चुके हों, बट रियलिटी ये है कि लास्ट 1 ईयर इंडियन मार्केट के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा है। 2025 में इंडिया ग्लोबल मार्केट में लोएस्ट परफॉर्मर रहा है। अब सवाल ये आता है कि ऐसा 2025 में हुआ क्या है? इसको समझने के लिए मैं एक सिंपल फ्रेमवर्क यूज करता हूँ। मार्केट जनरली 3 बकेट से चलती है: अर्निंग, वैल्यूएशन और कैपिटल फ्लो। एक मार्केट तब अच्छा परफॉर्म करता है जब कंपनीज की अर्निंग ग्रो करें, स्टॉक प्राइसेस का वैल्यूएशन रीजनेबल हो और इन्वेस्टर स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। बट 2025 में इन तीनों ही बकेट्स में लीक था। कॉर्पोरेट अर्निंग ग्रोथ जो कि 23-24 में ऑलमोस्ट 20% के करीब थी, वो अभी स्लो डाउन होकर के 2025 में ऑलमोस्ट फ्लैट या नेगेटिव होने लग गई। उसका सबसे बड़ा रीजन है इंडिया का स्पेंडिंग का रिडक्शन। कंजम्पशन घटा तो अर्निंग बकेट्स में तो होल आने ही लगा। कैपिटलिज्म में इकोनॉमी तो स्पेंडिंग पे ही चलती है, अर्निंग बढ़ नहीं रही है और स्टॉक प्राइस पिछले रैली के बाद पीक पे है, तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर को इंडियन मार्केट ओवरवैल्यूड लगने लगेगा और वैल्यूएशन बकेट में ओवरफ्लो होना शुरू हो गया। और जब कैपिटल फ्लो की बात करते हैं तो फॉरेन इन्वेस्टर ने 2025 में इंडिया से काफ़ी सारा पैसा निकाला। 2023 में अराउंड $20 बिलियन का FIIs का इनफ्लो हुआ, 2024 में फ्लैट रहा और 2025 में वही पैसा विड्रॉ भी कर लिया गया, तो कैपिटल फ्लो की बकेट में भी क्रैक आ गया। सो इन शॉर्ट समझें तो अर्निंग लो है, वैल्यूएशन हाई है और FII सेल कर रहे हैं तो मार्केट तो स्ट्रगल करेगा ही। वाइल कुछ फैक्टर हमारे कंट्री के हैं बट FIIs का आउटफ्लो पूरी तरह से हमारा लोकल इशू नहीं था। ये समझिए कि FIIs अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, उन्हें रिटर्न्स चाहिए। वाइल इंडिया में कुछ चैलेंजेस रहे हैं बट FIIs को बेटर अपॉर्चुनिटी इंडिया से बाहर अंडर वैल्यूड मार्केट में मिली, जैसे कि साउथ कोरिया, स्पेन, ब्राज़ील और बहुत सारी और कंट्रीज, और पैसा उन्होंने वहाँ मूव करना शुरू कर दिया। जो हमारे साथ 2023 में हो रहा था वो इन कंट्रीज़ के अंदर 2025 में होने लगा।
और ट्रेड टैरिफ और रुपी डिवैल्यूएशन ने सिचुएशन को थोड़ा सा और भी सीरियस बना दिया। बट नेचुरली ये सुनकर के सवाल सामने आता है कि क्या ये प्रॉब्लम टेम्पररी है या परमानेंट इशू है। कोई प्रॉब्लम परमानेंट तब होती है जब उसका सोल्यूशन ना हो, पर जब उसका सोल्यूशन पता हो और फिक्स अप्लाई किया जा सकता है तो वो प्रॉब्लम टेम्परेरी हो जाती है। जैसे कि इंडिया का कंजम्पशन, इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और इसका कंजम्पशन रेस्ट्रिक्ट होना एक टेम्परेरी इशू है। 2025 में कंजम्पशन बूस्ट करने के लिए कुछ कॉन्क्रीट स्टेप हुए, जैसे कि इनकम टैक्स में रिडक्शन या जीएसटी रेट कट। सो इससे थोड़ा कंजम्पशन बढ़ना चाहिए और कॉर्पोरेट अर्निंग्स इससे इवेंचुअली इंप्रूव हो जानी चाहिए। ये मेरी ओपिनियन नहीं है, बट लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि जेफरीज, मॉर्गन स्टैनली, कोटक सिक्योरिटीज, मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट को देखते हैं तो यहाँ अर्निंग ग्रोथ के पॉजिटिव प्रोजेक्शंस दिए गए हैं। बट प्लीज रिमेंबर, यहाँ ये सब प्रोजेक्शंस हैं। इंडियन मार्केट अभी भी अंडर वैल्यूड जोन में तो नहीं है, बट अर्निंग इंप्रूवमेंट हुई तो वैल्यूएशन भी रीजनेबल होने के चांस है। जैसे कि एफआईज हमेशा अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, तो जब मोस्ट ऑफ द ग्लोबल मार्केट इतना रनअप दे चुके हैं तो पॉसिबल है कि जो 2025 में इंडिया के साथ हुआ वो 2026 में इन कोरिया, ब्राज़ील, स्पेन जैसे मार्केट के साथ हो सकता है और फिर उसके बाद एफआईआईज इंडिया में वापस आने लग सकते हैं। बट उसके लिए हमारे कंट्री के कोर फंडामेंटल ठीक होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि इंडिया की जीडीपी, इन्फ्लेशन ग्रोथ। इस मामले में इंडिया के फंडामेंटल्स अच्छे हैं। जीडीपी ग्रोथ फिर से इंक्रीज हो रही है और अभी भी इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो पिक्चर परफेक्ट तो नहीं है, बट पॉजिटिव साइंस दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में इक्विटी इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? मैंने सारे रिसर्च इंस्टीट्यूशन के प्रोजेक्शंस को कोलेट किया तो आई कैन सी दैट कि बेस के सिनेरियो, जो कि एक बैलेंस सिनेरियो है, उसमें 11.5% अपसाइड प्रोजेक्टेड है। बुल के सिनेरियो में लगभग 21% अपसाइड और बेयर के सिनेरियो में लगभग -15% डाउनसाइड प्रोजेक्टेड है। अगर मैं बेस के सिनेरियो भी लेता हूं तो रिटर्न पॉजिटिव होने के चांसेस है, पर ये एक्सेप्शनल होना इनका थोड़ा सा मुश्किल है। सो 23-24 के रिटर्न जैसा एक्सपेक्ट करना तो गलत होगा। ये क्लियर है कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ इक्विटी में ही हो सकती है, बट शॉर्ट टर्म में कॉशियस रहना थोड़ा सा अच्छा है। तो ऐसे आउटलुक के लिए एक्शनेबल प्लान बनाएं तो अग्रेसिव इन्वेस्टर जो कि अर्ली पार्ट ऑफ द करियर में हैं या हाई अर्नर्स हैं या उनके गोल अभी भी 10 साल से ज़्यादा दूर हैं, तो वो 60 से 70% इंडियन इक्विटी में एक्सपोजर रख सकते हैं। बैलेंस इन्वेस्टर जो कि मिड ऑफ द करियर में हैं या डाउनसाइड रिस्क को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, उनको 50 to 60% इंडियन इक्विटी में रहना चाहिए। और कंजर्वेटिव इन्वेस्टर जिनके गोल्स विद इन 5 ईयर्स की रेंज में हैं या वो अपने करियर के एंड में हैं, रिटायर्ड हैं, उनको 30-40% इंडियन इक्विटी में एक्सपोजर ठीक रहेगा। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी पास्ट की 80% प्लस की जो इंडियन इक्विटी के एक्सपोजर की अप्रोच रही वो अभी के लिए ठीक नहीं है। और अच्छी बात है कि मैंने इसे करेक्ट करना पिछले साल से ही शुरू कर दिया था। मेरा इंडियन इक्विटी एक्सपोजर बहुत ज़्यादा रहा है, तो आइडियली मैं अपना इंडियन इक्विटी एक्सपोजर रिड्यूस करके 75% पर लेकर के आऊँगा। ऐसा नहीं है कि मुझे इंडियन इक्विटी में कॉन्फिडेंस नहीं है, बट मेरा कॉन्सेंट्रेशन रिस्क बढ़ रहा है और मेरी करंट रिस्क प्रोफाइल को देखते हुए उसे मैनेज करना ज़रूरी है। यहाँ मैं स्पेशली उन डायरेक्ट स्टॉक में से निकलना चाहूँगा जहाँ पर मेरा भी कन्विक्शन कम है। अगर मैं म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के बारे में बताऊँ तो वहाँ मैं एक्सपोजर एकदम रिड्यूस नहीं करूँगा। आज की सिचुएशन के अंदर म्यूचुअल फंड इक्विटी एक्सपोजर का बेस्ट टूल है और वहाँ एक्सपोजर रिडक्शन करने का ये टाइम नहीं है। ये मेरी पर्सनल सिचुएशन है और ज़रूरी नहीं है कि सभी के लिए वैलिड है। अब इक्विटी कवर करने के बाद बचा हुआ पार्ट कहाँ इन्वेस्ट करेंगे उसे समझने की कोशिश करते हैं और गोल्ड पर आते हैं। गोल्ड की स्टोरी तो 2025 में काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है। 2025 में गोल्ड ने 70% से ज़्यादा रिटर्न दिया, जिसने कि सभी को सरप्राइज कर दिया, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। ये गोल्ड के पिछले कई डिकेड्स में बेस्ट रिटर्न है और इसे कुछ लोग वन ऑफ इवेंट मान रहे हैं तो कुछ लोगों को लग रहा है कि गोल्ड बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। वहीं कुछ लोग इसे एक बड़े करेक्शन का इंडिकेटर मान रहे हैं। बट इसको ठीक से समझने के लिए 2025 को चलिए गोल्ड के चश्मे से देखते हैं। 2025 बहुत ही अनसर्टनिटी से भरा रहा है। इसके पीछे जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक रीजंस रहे। एक तरफ रशिया यूक्रेन वॉर और दूसरी तरफ ईरान और इजराइल का टेंशन रहा, फिर टैरिफ वॉर्स, और ये सब देख करके सेंट्रल बैंक्स ने अपना गोल्ड परचेज को डबल कर दिया। वाइल रुपी के अगेंस्ट यूएस डॉलर इंक्रीज हुआ है, बट ग्लोबली डॉलर बाकी सभी मेजर करेंसी के अगेंस्ट गिरा है। डॉलर को ग्लोबल करेंसी की तरह से माना जाता है
और ऐसे में जब डॉलर गिरा तो लोग गोल्ड में सेफ्टी के लिए इन्वेस्ट करने लगते हैं। सो इवेंचुअली गोल्ड ग्लोबली एक सेफ हेवन की तरह से देखा गया और उसकी डिमांड बढ़ती गई। रिटेल इन्वेस्टर तो गोल्ड ईटीएफ खरीद ही रहे थे, इवन क्रिप्टो कंपनीज लाइक टेथर ने भी गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया। अब सवाल ये है कि क्या ये डिमांड 2026 में भी बढ़ती रहेगी? यहाँ बहुत अलग अलग व्यू हैं, बट अगर मैं सारे प्रिडिक्शंस को कोलेट करता हूँ तो बेस केस सिनेरियो के अंदर 5 to 7% रिटर्न प्रोजेक्टेड है। बेयर केस में लगभग 10 to 12% का करेक्शन और बुल केस में 15% प्लस का रिटर्न एक्सपेक्टेड है। ये प्रोजेक्शन रिटर्न प्रिडिक्ट करने के लिए नहीं है, रिस्क और डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स को समझने के लिए है। सो यहाँ भी आउटलुक पॉजिटिव है, बट ग्रोथ इंडियन इक्विटी के कंपैरिजन में लोअर एक्सपेक्टेड है। जहाँ इंडियन इक्विटी का बेस केस 11.5 था, गोल्ड में ये 5 to 7% प्रोजेक्टेड है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इक्विटी गोल्ड को श्योरली आउट परफॉर्म करेगा। गोल्ड ग्रोथ के लिए नहीं, स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी होता है। अगर कुछ मेजर ट्रेंड्स देखते हैं तो दो मेजर बायर्स अभी भी उन्होंने अपनी बाइंग स्टॉप नहीं की है। पहला है सेंट्रल बैंक। चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, पोलैंड जैसी बहुत सारी कंट्री अभी भी गोल्ड बाय कर रही हैं। और दूसरे हैं रिटेल इन्वेस्टर। रिटेल इन्वेस्टर का इंटरेस्ट एकदम से तो खत्म नहीं हो सकता है, तो डिमांड अभी भी बनी रहनी चाहिए। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात है गोल्ड की सप्लाई। गोल्ड माइंस का प्रोडक्शन बढ़ने में काफी टाइम लगता है, सो प्राइस डिक्रीज होना इतना आसान नहीं है। तो ऐसे में गोल्ड को पोर्टफोलियो में इंक्लूड रखना बहुत जरूरी है। ये इक्विटी के अगेंस्ट बहुत ही इफेक्टिव हेज हो सकता है। सो फॉर एन एग्रेसिव इन्वेस्टर जो इक्विटी हैवी हैं, उन्हें एटलीस्ट 5% तो गोल्ड में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। एक बैलेंस इन्वेस्टर को 10% और डिफेंसिव इन्वेस्टर को 15% तक इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा। अगर गोल्ड में इससे पहले इन्वेस्ट कभी नहीं किया है तो एसआईपी अप्रोच ही सबसे ज्यादा बेहतर है। गोल्ड की पीक प्राइसेस को देखते हुए लमसम इन्वेस्टमेंट इस फेज में तो श्योरली अवॉइड करना चाहिए। अगर आप इसके लिए राइट मेथड्स ढूंढ रहे हैं तो मेरा पहले का जो ये वीडियो गोल्ड मेथड्स पर है उसे आप चेक कर सकते हैं। तो ऐसे में मैं स्पेसिफिकली अपने गोल्ड परसेंटेज को इंक्रीज करके 10% तो श्योरली लेके जाऊंगा। बट क्योंकि गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई पर है तो मैं ये अब्रप्टली नहीं करूंगा, बट इसे हर ड्रॉप के साथ इंक्रीज करूंगा। यही सेंसिबल अप्रोच हो सकती है। अब आते हैं ग्लोबल इक्विटीज पर। ऑनेस्टली मेरे पास पूरे ग्लोबल मार्केट को ट्रैक करने की बैंडविड्थ नहीं है। सभी का लोकल कंटेक्स्ट इंडिया से बैठ करके समझना इतना आसान नहीं है। तो ऐसे में अपना फोकस सिर्फ यूएस मार्केट पे ही रखने वाला हूं और वहां भी फोकस टेक स्टॉक्स पर ही होने वाले हैं। बहुत से लोगों का सवाल होगा कि यूएस स्टॉक्स क्यों? ऑनेस्टली मैंने भी इसको काफी दिनों तक इग्नोर किया और अब समझ में आता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट वाइल प्रॉमिसिंग है, बट मुझे इस टाइम की सबसे प्रॉमिसिंग टेक कंपनीज में अगर इन्वेस्ट करना है तो यूएस मार्केट के थ्रू ही मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इस टॉपिक पर मैंने वीडियो भी बनाया है, आप उसे चेक कर सकते हैं। तो यूएस स्टॉक में टेक फोकस नैस्डैक को समझते हैं। नैस्डैक ने 2025 में ऑलमोस्ट 20% का रिटर्न दिया है और इसके पीछे 3 बड़े रीजंस रहे हैं। पहला है एआई इंफ्रा ग्रोथ। आप जो भी एआई टूल्स यूज करते हैं, चैट जीपीटी, जेमिनाई वगैरह, वो सब मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर पर रन होता है और ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 2-3 साल में ही बना है। नो डाउट इसकी वजह से एनवीडिया, गूगल, पेलेंटियर, ब्रॉडकॉम जैसी बहुत सारी कंपनीज के शेयर कई गुना बढ़ गए। दूसरा रीजन है मैग्निफिसेंट 7 कंपनीज जो कि अमेजॉन, एप्पल, अल्फाबेट, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, टेस्ला, इन सबकी अर्निंग ग्रोथ लगभग 25 से 30% रही है। तो ये एक ओवरऑल टेक कंपनीज के लिए पॉजिटिव टाइम रहा है। वहीं तीसरा रीजन है जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज और टैरिफ। इस पीरियड में जब इन्वेस्टर को कंफ्यूजन रहा तो नैस्डैक को सेफ हेवन की तरह से मोस्टली लोग ट्रीट करने लग गए। बट इन सब से कॉन्सेंट्रेशन रिस्क बहुत ज्यादा हो गया है। कुछ सिलेक्टेड कंपनीज काफी हाईली वैल्यू पर हैं और बहुत से लोग एआई बबल की बात कर रहे हैं। पर मैं पर्सनली मानता हूं एआई जेन्युइनली हमारे काम करने के तरीके को रीडिफाइन कर रही है। मैं खुद देखूं तो मैं अपनी मोस्ट ऑफ द रिसर्चेस एआई के थ्रू करता हूं। वहां जहां की मैंने पहले कभी भी किसी टेक टूल के लिए कोई पैसे नहीं दिए थे, यहां मैं हैप्पीली इन सभी टूल्स के लिए पे करता हूं क्योंकि मुझे इसमें वैल्यू दिखती है। ये वैल्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज ही होने वाली है और मैं ये मानता हूं कि इंटरनेट की तरह से एआई भी हमारी नेसेसिटी का एक हिस्सा बनने वाला है। सो नियर टर्म में प्राइसेस थोड़े से एडजस्ट हो सकते हैं, बट आई डोंट थिंक कि एक मेजर क्रैश टेक वर्ल्ड में अभी है। अगर मैं डिफरेंट प्रोजेक्शंस को देखूं तो बेस केस सिनेरियो लगभग 12 to 15% के करीब रिटर्न प्रोजेक्ट कर रहा है। बेयर केस में 15% का करेक्शन,
बुल केस में तो 25% से ज़्यादा का अपसाइड की बात हो रही है। इससे तो ये लगता है कि इंडियन इक्विटी के कंपैरिजन में नास्डैक बेहतर चॉइस हो सकती है। बट यहाँ कुछ चैलेंजेस भी हैं। इंडियन रेगुलेशन ग्लोबल इन्वेस्टिंग को बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं करना चाहती है, इसलिए नॉर्म्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। फॉरेन एसेट डिक्लेरेशन, टीसीएस और इन्वेस्टमेंट लिमिट इसे बहुत ज़्यादा सिंपल तो नहीं बनाती है, तो इसका बहुत बड़ा एक्सपोजर करना तो ठीक नहीं होगा। ऐसे में एग्रेसिव इन्वेस्टर यूएस इक्विटीज़ में 10 to 12%, बैलेंस इन्वेस्टर 5 to 7% और डिफेंसिव इन्वेस्टर यूएस इक्विटीज से थोड़ा दूर ही रह सकते हैं। एज वैल्यूएशंस आर हाई, एसआईपी और बाइंग ऑन डिप्स ही बेहतर अप्रोच है। यहां पर भी लमसम इन्वेस्ट करना अवॉइड करना चाहिए। यहाँ मेरा एक्सपोजर 2% से बढ़ा करके मैं लगभग 6% करना चाहूँगा। जो 4% मैं इंडियन इक्विटीज़ में रिड्यूस करूँगा वो मैं नास्डैक में इंक्रीज करूँगा। अगर नास्डैक करेक्ट हुआ तो मैं वहाँ एक्सपोजर 10% तक भी ले जा सकता हूँ। मैंने कई बार बोला कि अगर करेक्शन हुआ तो मैं उस सेट में एक्सपोजर बढ़ाऊंगा, बट आपके मन में सवाल तो जरूर होगा कि ये करेंगे कैसे। अगर कोई एसेट गिरता है तो वहां इन्वेस्ट करने के लिए हम पैसे कहां से लाएं? तो यहाँ मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करूंगा और वो है अपॉर्चुनिटी फंड। एज यू कैन सी कि ये सारे ही इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस पीक पर हैं, तो चांसेस है कि इसमें कुछ ना कुछ करेक्ट जरूर हो सकता है। करेक्शन मीन्स 10% या उससे ज्यादा फॉल पॉसिबल है। तो ऐसे में ये एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी होगी उस एसेट में इन्वेस्ट करने की, और इस अपॉर्चुनिटी को यूज करने के लिए अपॉर्चुनिटी फंड बनाना बहुत ही जरूरी है। ये एक ऐसा फंड है जहां पर कि ऐसे साइडवेज मार्केट के अंदर पैसा हम पार्क करके रखते हैं जिससे कि आप उसे राइट टाइम पर यूज कर सकें। मेरा यह मानना है कि अग्रेसिव इन्वेस्टर को 2026 में एटलीस्ट 10% ऑफ पोर्टफोलियो तो अपॉर्चुनिटी फंड में पार्क करके जरूर रखना चाहिए। ये अपॉर्चुनिटी फंड डेट फंड्स, लिक्विड फंड्स और आर्बिट्राज फंड में होल्ड करके रख सकते हैं, जिससे कि जब आप अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं तब भी पैसा आपका ग्रो करता रहे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ विड्रॉल क्विकली पॉसिबल होना चाहिए और रिटर्न्स श्योरली प्रोटेक्टेड होने चाहिए। अगर आप मुझसे इस पर एक वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। मैं फॉर श्योर 10% ऑफ माय पोर्टफोलियो अपॉर्चुनिटी फंड के अंदर पार्क करके रखने वाला हूं। अगर मैं ओवरऑल समराइज करूं तो एक अग्रेसिव इन्वेस्टर को 60 to 70% इंडियन इक्विटीज में, 5% गोल्ड में, 10 to 12% ग्लोबल इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए और 10 to 15% अपॉर्चुनिटी फंड में होल्ड करके रखना चाहिए। एक बैलेंस इन्वेस्टर को 50 to 60% इंडियन इक्विटी में, 10% गोल्ड में, 5 to 7% ग्लोबल इक्विटी में और 25% डेट में रखना चाहिए। और वहीं डिफेंसिव इन्वेस्टर को 30 to 40% इंडियन इक्विटीज में, 15% गोल्ड में, यूएस इक्विटीज में नेग्लिजिबल और 40 to 45% डेट में रखना चाहिए। मैं 2026 में अपना पोर्टफोलियो 75% इंडियन इक्विटीज, 10% गोल्ड, 6% ग्लोबल इक्विटीज और 9 to 10% अपॉर्चुनिटी फंड में पार्क रखूंगा। लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेशन के लिए अपॉर्चुनिटी को स्पॉट करके उसे ग्रोथ में यूज करना, ये एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है। बट जरूरी यह है कि अपॉर्चुनिटी बजट को पहले से फिक्स करके रखिए, इसे रन टाइम पे डिसाइड नहीं करना चाहिए। एंड में मैं 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ वीडियो कंक्लूड करूंगा। 2026 में बिना एनालिसिस किए लमसम इन्वेस्ट करना तो कंप्लीटली अवॉइड कीजिए। सभी जगह वैल्यूएशन हाई है, सो लमसम इन्वेस्टमेंट में टाइमिंग रॉन्ग होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ऐसी मार्केट सिचुएशन के अंदर एसआईपी ही बेस्ट अप्रोच है। पोर्टफोलियो में एब्रप्ट चेंजेस को कंप्लीटली अवॉइड कीजिए और मोस्ट इंपॉर्टेंटली किसी भी नेगेटिव न्यूज पे पैनिक सेलिंग से बच के रखिए। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसे इंफॉर्मेटिव डेटा बैक्ड वीडियोस अगर आपको आगे भी चाहिए तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।